हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं, जैसा कि हमने स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2000 से अधिक एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। और हमने स्टार्ट किया था, हम टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। और टॉपिक वाइज के अंतर्गत मैंने आप लोगों को कल लिस्ट दिखाई थी कि हम कौन कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वहां से हमने टॉपिक को अपना स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी की ये एमसीक्यू सीरीज। और यदि आप चाहे जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सीजी व्यापम के अंतर्गत एडीईओ हो, हॉस्टल वार्डन हो, क्योंकि जीएस का पोर्शन आता है, इंडिया जीएस का पोर्शन आता है, यानी कि सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और उनमें सभी में इंडियन पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट मेंशन है। सीजीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी, आप चाहे यूपीपीएससी के लिए या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी स्टेट के पीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, व्यापम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या फिर हम बात करें यूपीएससी के तहत में सीडीएस, ये सभी एग्जाम के लिए ये जो सेशन है, ये जो सीरीज है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को अपनी स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, जो है 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमने कल देख लिया था कितने क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। तो हमने 8 क्वेश्चंस कवर किए थे, जहां पे हमने एंड कहां पे किया था कि हमें मिलान करना था भारतीय संविधान के मद एवं जिस देश से ये अपनाए गए हैं। ठीक, उसके आगे आज की सीरीज को हम बढ़ाते हैं और अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये यदि हम बात करें, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनके क्या विचार हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से या फंडामेंटल ड्यूटीज से, उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। बताइए कहाँ से पता चलता है संविधान निर्माताओं के मत। तो संविधान निर्माताओं के मत की यदि हम बात करें तो ये कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलता है प्रियम्बल से। किससे पता चलता है? प्रियम्बल से, क्योंकि प्रियम्बल में ये बताया गया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और वी कैन से जो हमारे संविधान निर्माता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उनके विचार क्या थे, उनके मत क्या थे, और वहां से ही पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली वो इंडिया को देखना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। हमारी ऑप्शंस है, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वाइसरॉय की शक्तियां, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ने निम्नलिखित में से स्पष्ट रूप से किसे परिभाषित किया है। पहली बात, यदि हम स्पष्ट रूप से परिभाषित करें तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ बातें जो कि याद रखनी है, वो ये है कि इसको पहली बात बोला क्या जाता है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बोला क्या जाता है, तो इसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की यदि हम बात करें तो मॉन्टेग्यू कौन थे, तो मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन थे, तो वाइसरॉय थे। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें इसमें और क्या क्या बातें बताई गई हैं, इसमें
पहली बार यदि हम देखें तो उत्तरदायी शासन के बारे में बोला गया है, बात की गई है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन यदि हम बात करें इसका मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई इस एक्ट में, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो इसमें बताया गया है कि 2 सूचियां बनाई जाएंगी, 2 लिस्ट बनेंगे। 2 लिस्ट क्यों बनाए गए? क्योंकि इसमें डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। किस फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म की बात की गई है? तो इसमें डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। यदि हम डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है एक्सक्यूज मी प्लीज, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द्वैध शासन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है? तो इसमें है कि 2 लिस्ट रहेंगी, एक है ट्रांसफर्ड लिस्ट, एक है ट्रांसफर्ड लिस्ट, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है रिजर्व्ड लिस्ट। ठीक, तो इसमें ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या रहता है? ट्रांसफर्ड लिस्ट की यदि हम बात करें हस्तांतरित, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हस्तांतरित विषय, इस हस्तांतरित, और ये क्या है? तो ये है आरक्षित। आरक्षित तो द्वैध शासन के अंतर्गत, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट को कैटेगराइज किया गया था। और इसमें क्या बताया गया था कि जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके लिए आंसरेबल कौन होगा? तो इसमें जो है आंसरेबल किसको थे? तो प्रोविंशियल काउंसिल को ये आंसरेबल थे। जो भी सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स थे गवर्नमेंट के, जो भी विषय इस हस्तांतरित सूची में था, ट्रांसफर्ड लिस्ट में था, वो डायरेक्टली किसको जवाबदेह यानी कि उत्तरदायी किसके लिए थे? तो प्रोविंशियल काउंसिल के लिए थे। यदि हम रिजर्व लिस्ट के बारे में बात करें तो ये डायरेक्टली किसके अंतर्गत आता था? तो ये वाइस रॉय के अंडर में आता था। वाइस रॉय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और क्या बताया गया है? तो इसमें जो है एक सेपरेट प्रियम्बल के बारे में भी बोला गया था। किसके बारे में बोला गया था? कि एक अलग से एक हम उद्देशिका बनाएंगे और उद्देशिका में हमारी जो ब्रिटिश सरकार है उसके मत बिल्कुल झलकेंगे, यानी कि हमारे उद्देश्य नजर आएंगे। डायरेक्टरी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस की गई थी कहाँ पे? तो प्रोविंशियल लेवल में इंट्रोड्यूस की गई थी। इंट्रोड्यूस कहाँ पे? तो प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बता दिया, डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि द्वैध शासन, और द्वैध शासन की इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल लेवल में। यदि हम डायरेक्ट की बात करें, यानी कि एक अकाउंटेबल रहेगा और एक अकाउंटेबल नहीं रहेगा, एक जवाबदेह है और एक जवाबदेह नहीं है। ठीक, ये है डायरेक्ट की। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था कि ये जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो बांटा गया था उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है। और साथ ही साथ इसमें बाईकैमरलिज्म आया था। कहाँ क्या आया था? बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म की यदि हम बात करें तो ये क्या है? इसका ये मतलब है कि लोअर हाउस और अपर हाउस। यदि हम लोअर हाउस और अपर हाउस के बारे में बात करें, इसका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की जा रही है। बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया था। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो सेंट्रल लेजिस्लेचर पे इंट्रोड्यूस हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस हुआ था बाईकैमरलिज्म। और इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक सर्विस कमीशन PSC के बारे में पहली बार बात की गई थी कि हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं कि PSC का निर्माण, यानी कि इसमें प्रावधान किया गया था कि PSC का निर्माण होना चाहिए, इसकी स्थापना होनी चाहिए। इसने ये कहा था कि हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे 10 साल के बाद। 10 साल के बाद हम स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे। क्या करने के लिए? तो इस अधिनियम को देखने के लिए, इंक्वायरी के लिए। और इसी अधिनियम के परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, कब हुआ था साइमन कमीशन का गठन? तो 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था वो इसी अधिनियम की देन है। किस अधिनियम की देन? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की देन है।
ठीक है। या फिर उसके बाद में इसमें और क्या किया गया था, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी एक्सटेंड कर दिया गया था, और एक्सटेंशन के अंतर्गत सिख हो गए, यूरोपियंस हो गए और एंग्लो इंडियंस हो गए, इनको भी सम्मिलित कर लिया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में। साथ ही साथ बोला गया था कि राइट टू वोट है, यानी कि वोटिंग का अधिकार दिया गया था, राइट टू वोट। लेकिन राइट टू वोट ना लिमिटेड था। लिमिटेड मतलब क्या था, लिमिटेड मतलब कि केवल उन्हीं लोगों को दिया जा रहा था जो कि टैक्स देते थे सरकार को, और किसी को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, अब हम आ जाते हैं, हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये पूछा गया है कि स्पष्ट रूप से क्या परिभाषित किया गया है। अब ये देखिए, स्पष्ट रूप से यदि हम परिभाषित की बात करें तो यहाँ पे क्या परिभाषित किया गया है, तो क्या न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण हुआ है? जी नहीं, यहाँ पे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, जुडिशरी के बारे में तो बात ही नहीं की गई है, और लेजिस्लेचर के बारे में तो बात ही नहीं की गई है, जुडिशरी की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर उसके बाद में बोला गया है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय की शक्तियों के बारे में बोला गया है क्या? नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय की शक्तियों के बारे में नहीं बोला गया, बस ये बताया गया कि मॉन्टेग्यू क्या होंगे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, और चेम्सफोर्ड कौन होंगे, तो वाइसरॉय होंगे। उनकी शक्तियों के बारे में नहीं बोला गया। फिर उसके बाद में हमने ये देखा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता हुई थी क्या? जी हाँ, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता हुई थी, क्योंकि द्वैध शासन ला दिया गया था, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया गया था, और हस्तांतरित सूची एवं आरक्षित सूची ला दी गई थी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। आई होप इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को बताए गए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। यदि हम संविधान सभा की संघ संविधान समिति की बात करते हैं, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करते हैं, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये बी आर अम्बेडकर, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी भी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर हमने कल देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। जेबी कृपलानी की यदि हम बात करें तो फ्लैग कमेटी बनाई गई थी, और उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था झंडा समिति, जिसको हम बोलते हैं। ठीक, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर की यदि हम बात करें तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, और यदि हम पर्टिकुलरली अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर तो सदस्य थे, और इसके अलावा और कौन अध्यक्ष था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि हम बात करें तो उनको बनाया गया था फंडामेंटल राइट्स और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो यहाँ से हमें कुछ चीजें याद करनी है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी गई है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि आप सीजी व्यापम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न तो देखने को ही मिलेंगे। यदि आप सीजी पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यदि आप देखेंगे तो डायरेक्टली इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में कूट वाले भी प्रश्न आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? किसने ये बताया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर की यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल करके आएगा, आप लोग पहले अपने से बता दीजिए कि क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि किसने, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में
केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर? चलिए हम आ जाते हैं अपने आंसर में। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा, जिसमें बीच में गहरे रंग का एक चक्र हो। जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको हम लास्ट में बाद में करेंगे। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए हैं या हुआ है? तो हमसे पूछा जा रहा है निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो हमें क्या बताना है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें बताना है। केवल एक होगा, केवल 1 2 होगा, 1 2 3 होगा या 2 या 4 होगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे पूछा जा रहा है 26 नवंबर 1949 को प्रभावी क्या क्या हुआ है। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि हमारा जो संविधान है वो बनकर के तैयार कब हो गया था? तो बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ हमारे देश में? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये बनकर के पूरा कंप्लीट हो गया था तो उस दिन कौन कौन से तथ्य हैं जो कि प्रभावी हो गए थे? तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या निर्वाचन प्रभावी हो गया था यानी कि इलेक्शंस, या नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, या आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्या चीज यहाँ पे उसी दिन से प्रभावी हो गई थी? तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज, यदि आपने अपने से आंसर बता दिया अच्छी बात है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 को जो चीजें प्रभावी हुई थी तो वो है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन होना है, एवं नागरिकता। और नागरिकता वाला हमने पढ़ा हुआ इंडियन पॉलिटी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हमने सिटीजनशिप को पढ़ा है, वो उस प्लेलिस्ट में जाइए और सिटीजनशिप वाले चैप्टर को पढ़िए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इलेक्शन करवा दिया गया था क्योंकि इलेक्शन का प्रावधान कर दिया गया था क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो निर्वाचन का भी प्रावधान आ चुका था और नागरिकता यानी कि 1 और 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हमसे निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2, और दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से इस तरीके के प्रश्नों को करिए क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, हमसे बोला गया है कथन कूट देख लेते हैं, दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण है और दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है।
आ जाते हैं कथन पर और कथन 1 पर और कथन 2 पर। क्या बोला गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। ठीक, फिर बोला गया हमसे कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। बताइए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या कथन 2 कथन 1 के सही स्पष्टीकरण है, या दोनों अलग अलग सही है किंतु जो कथन 2 है वो कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हो गया? यहाँ पे आ जाए हम आंसर में। देखिए अभी जस्ट हमने क्या देखा था, तो हमने ये वाला देखा है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरेक्ट की मतलब डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन ला दिया गया था। द्वैध शासन कहाँ पे लाया गया? तो द्वैध शासन प्रोविंशियल लेवल पे लाया गया था, प्रांतीय स्तर पर लाया गया था। किस स्तर पर लाया गया था? तो प्रांतीय स्तर पर लाया गया। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि द्वैध शासन आरंभ किया गया। कहाँ पे आरंभ किया गया? 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में, वहां पे प्रांत में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को कि भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या गया कि सेंट्रल लेवल पर यानी सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था। यानी कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया गया था? डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया। कहाँ पे लाया गया था? सेंट्रल लेवल में लाया गया था। लेकिन इस अधिनियम ने क्या किया? तो इस अधिनियम ने जो प्रोविंशियल लेवल पर, जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लाया गया था, उसका अंत कर दिया इस अधिनियम ने। इसका मतलब यहाँ पे बोला गया क्या? केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। जी हाँ, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। फिर उसके बाद में लिखा है कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने की यदि हम बात करें कि प्रांतों को वास्तविक रूप में प्रांतीय स्वायत्तता तो प्रदान की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी, किंतु यह अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये इसको नहीं बताता कि द्वैध शासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता तो अलग है, प्रांतीय स्वायत्तता अलग बात होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल कथन 2 भी सही है, किंतु कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिया गया है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से या कनाडा से? बताइए कहां से लिया गया है ये? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से आया है। यदि हम इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन आया है हमारा जर्मनी से। कहां से आया है? जर्मनी से आया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। यूएसए से हमने क्या क्या लिया? तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है और हमने यानी कि मौलिक अधिकार को हमने लिया। साथ ही साथ हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, हम स्वतंत्रता को लिया, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है। साथ ही साथ हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन भी यहीं से लिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया? तो यूनाइटेड किंगडम से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली लिया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो एकल नागरिकता हमने ली, सिंगल सिटीजनशिप भी हमने ली है। कहाँ से? तो यूनाइटेड किंगडम से ली है। साथ में विधि निर्माण लिया है हमने। विधि निर्माण मतलब कि जो हमने जो क्रिएट किया, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान का जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान की संरचना की, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या चीज को यूनाइटेड किंगडम से लिया? तो उन्होंने जो है
यदि हम विधि निर्माण देखें तो विधि निर्माण भी इन्होंने यहीं से लिया है, ठीक है। विधि निर्माण भी इन्होंने यूनाइटेड किंगडम से लिया, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया, आपातकालीन प्रावधान लिया गया। कनाडा की यदि हम बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है जो संघात्मक विशेषताएं हैं, ठीक है। जो फेडरलिज्म है वो कहां से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? नागरिकता, स्वतंत्र केंद्र एवं राज्य, राज्यपालों की नियुक्ति या स्वतंत्र न्यायपालिका। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो आप लोगों से बिल्कुल ये बन जाना चाहिए कि क्या चीज हमें समान है। तो समानता की यदि हम बात करेंगे तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही हमने ये अडॉप्ट किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि वह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है, यह वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, यह द्विसदनीय विधायिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। बताइए, हमने अडॉप्ट तो किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहां से, तो यूके से, ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट तो किया, लेकिन किस तरीके से उनका और हमारे में भिन्नता कैसे है। तो भिन्नता की यदि हम बात करें तो हमारे में न्यायिक पुनराविलोकन प्रणाली है। न्यायिक पुनराविलोकन मतलब कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है हमारे यहाँ, यानी कि यदि हम बात करते हैं कि कुछ भी चीज यदि संसद कुछ चीज गलत करती है तो वो न्यायपालिका के पास में जाता है, न्यायपालिका उसको क्या करती है, तो न्यायपालिका दोबारा उसको देखती है कि क्या चीजें सही हैं या चीजें नहीं है। जैसे कि बोला गया था केशवानंद भारती केस में कि आप सभी प्रोविजन में अमेंडमेंट तो ला सकते हो, आप संशोधन ला सकते हो। अब अनुच्छेद में जो है जैसे कि यदि मौलिक अधिकार की बात करें तो बिल्कुल आप ला सकते हो संशोधन, किंतु जो फंडामेंट जो बेसिक है चीजों को आप बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो हम में और उनमें भिन्न क्या है, तो न्यायिक पुनराविलोकन प्रणाली ये हम में भिन्न है, यानी कि वहां पे ये चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि हम उनकी बात करें तो वहां पे ये चीज लागू नहीं किया गया, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनराविलोकन की विशेषता है। और इसके यदि हम बात करें तो बाकी चीजें वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, जी हाँ हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, द्विसदनीय विधायिका है, जी हाँ, और सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। ये सभी चीजें, बस ये चीजें यानी कि वहां नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं कि भारत के संविधान के आलेखन या प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। तो भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। फिर न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे। बताइए, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और किस रूप में पूछा गया, तो आलेखन प्रारूपण सदस्य के रूप में कौन सा कथन यहाँ पे सही है हमारा, आप लोगों को बताना है। तो यदि हम बात करें तो जो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे तो उनका ये कहना था कि भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे, कि जो महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि इलेक्शन से संबंधित है वो बिल्कुल उच्चतम न्यायालय के पास में जानी चाहिए, वो ऐसा बोलते थे, ठीक। और उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी, यानी कि आप मतलब कि यहाँ हम बोलेंगे कि नहीं हमको तो बिल्कुल फ्रीडम है, तो फ्रीडम तो है, बिल्कुल है, लेकिन फ्रीडम इस तरीके का भी नहीं है कि यदि आपको मन किया कि आप किसी को जान से मार दो तो मार सकोगे क्या, नहीं मारोगे ना, तो उतना फ्रीडम भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बताया गया क्यों नहीं मार सकते हो,
बिल्कुल अरेस्ट हो जाओगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, केस होगा। तो यहाँ पे ये इसके पक्षधर थे कि एक रेखा खींचनी चाहिए स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है 1 और 2। बाकी ये जो कार्यपालिका पर न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था, जी नहीं, ये तो बल्कि बोलते थे न्यायपालिका अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, फिर वे शासन के एक अधिनायकी स्वरूप के पक्षधर थे, जी नहीं, एक अधिनायकी ये स्वरूप के वो पक्षधर नहीं थे, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट से ही पता चल गया है। देखो यहाँ पे ना आप लोगों को आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, पता है कैसे? यदि आपको ये पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट को जब आप रीड करोगे और ये वाली ये जो दो स्टेटमेंट है वो ठीक इनके विपरीत लिखी गई है, ठीक विपरीत है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय कर रहा है तो वो न्यायालय को क्या चाहेगा कि कार्यपालिका उस पर प्रभुत्व जताए, जी नहीं, ये तो विरोधाभास है। ठीक, यहाँ पे एक अधिनायकी स्वरूप, केवल एक अधिनायकी स्वरूप होना चाहिए, तो ये भी क्या है, तो ये तो ऐसा है कि केवल वर्चस्व की बात की गई है। और यहाँ पे हम ये देखें तो यहाँ पे तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो यानी कि आप ना इसको और इसको तो आसानी से बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते थे कि यदि 1 2 यदि होगा तो 3 4 तो बिल्कुल नहीं आएगा, या फिर 3 4 होगा तो 1 2 नहीं आएगा। ऐसे आप फंसोगे केवल 2 में, तो 2 में ये चीज को याद रख लीजिए कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वो हमेशा बोलते थे कि उच्चतम न्यायालय की अपनी एक भूमिका होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को प्राणित किया। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। कूट दिया गया, लेकिन ये पूछा गया आपसे कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं कि उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। जी हाँ, कि यदि हम देखें उद्देश्यों ने क्या किया है, ऐतिहासिक उद्देश्य जो संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत जो ऐतिहासिक उद्देश्य है, तो इसमें बिल्कुल किया गया था, क्या किया गया था कि उद्देश्यों के कथन से अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों, यानी कि जो बाद के जो चरण आएंगे, बाद के जो लेटर स्टेज है, से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया गया। और यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा था ना, जो कि अभी भी लागू है। ठीक है, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। शुरू में ही हमने देखा है, ठीक है, तो अंतर दर्शन प्रदान किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी, बताइए। तो कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर जिसको हम बोले, ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यह संसदीय व्यवस्था। बताइए क्या चीज हमने ब्रिटिश संविधान से लिया, अभी मैंने आपको बता दिया है। विधि निर्माण प्रक्रिया तो बिल्कुल हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर तो लिया है, 2 तो होगा ही, यानी कि इसको बिल्कुल काट दीजिए। जब आप इसको काट देंगे तो बताइए फिर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि अच्छा, ये तो हमारा कट हो गया, बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं हम। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये तो हमने देखा कि यूएसए से हमने लिया है, तो ये तो पूछा गया ब्रिटिश शासन, यानी कि यूके से पूछा गया, यानी कि 3 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि संसदीय व्यवस्था, जी हाँ, संसदीय व्यवस्था तो हमने वहीं से ली, यानी कि 4 तो होगा, तो यहाँ पे हमें समझ में आया 2 और 4 तो होगा। कानून का शासन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो देखा भी नहीं होगा कि नहीं, लेकिन यदि हमें केवल इतना पता है 2 और 4 होगा तो 1 2 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन की ट्रिक यदि लगा रहे तो देखिए, आप हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें ये जरूरी नहीं होता है कि हर चीज हमें रटी हुई होनी चाहिए, हम एलिमिनेशन ट्रिक भी लगा करके अपने आंसर में
पहुंच सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे जस्ट किया है। और ये जो हमारा ये जो पूरी सीरीज है, उस सीरीज के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, तो उस और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे 20 क्वेश्चंस में। मैंने सोचा था 25 करवा दिया जाए, लेकिन बाकी को अब हम नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारी ये पूरी सीरीज ही चल रही है 2000 क्वेश्चंस की, तो डेली आपको जुड़ना है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में और अपने आप को एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आप लोगों को करवाए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जहाँ पे इंडियन पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट मेंशन है, पूछे गए हैं, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही साथ में ये 12 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा कि 12 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं बताया है आपको आंसर, ठीक है। तो ये वाला हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और यदि आपकी बेहतरीन तरीके से यदि इसके माध्यम से तैयारी होगी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप लोग डेली ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में 12 बजे जुड़िए, क्योंकि 12 बजे ये वीडियो अपलोड कर दिया जाता है और वहां से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आज के सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।